हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। पहले तो क्या है, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, नेचुरली एन एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ इज कॉल्ड क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, सेंटर की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। या जनरली बोल सकते हैं द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो उसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि वो सर्कुलर पाथ पे ही घूमते रहे, उसको मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये नेचुरली लगता है, लगाया नहीं जाता है, क्या होता है, नेचुरली लगता है, याद रखना। अगर इसका फॉर्मूला निकालना चाहे तो फॉर्मूला इसका होता है F=mv²/r, जहाँ पे m क्या शो करेगा, बॉडी का मास होगा, v जो होगा क्या होगा, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, यानी किस वेलोसिटी मूव कर रहा है, वेलोसिटी को शो करेगा, एंड r जो है r शो करेगा ए रेडियस, यानी जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसका रेडियस। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं क्या, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार क्या, अगर किसी भी पे फोर्स अप्लाई करें तो भी क्या करेगा, फोर्स वापस अप्लाई करेगा। सिंपल से अगर बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो क्या होगा, फोर्स अंदर क्यों लग रहा है, देखो क्या, एक फोर्स क्या होगा, बॉडी से बाहर क्यों लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सच अ पी सूडो फोर्स, या सूडो फोर्स बोल सकते हैं। इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। पी सूडो का मतलब क्या होता है, पी सूडो का मतलब होता है क्या, झूठा, या क्या बोल सकते हैं, यानी कि रियल का नहीं है, जनरली का मानता है रियल नहीं है, ऐसा माना जाता है। यानी कि हम लोग ऐसा सोच के मान रहे हैं कि अगर अंदर क्यों लग रहा है तो बाहर क्यों भी लगेगा, इसलिए क्या बोलते हैं, पी सूडो फोर्स ही बुलाया जाता है। लिखा हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ सच पी सूडो फोर्स, इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि इक्वल होगा और अपोजिट होगा, यानी कि ये बाहर क्यों लगेगा फोर्स, तो इसे क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका आपको याद रखना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अदर नेम है, इसको बोलते हैं पी सूडो फोर्स, और दूसरा नाम है इसका इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल फोर्स एंड सूडो फोर्स या पी सूडो फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, the rotational effect of a force on a body about an axis of rotation is described in term of moment of force। यानी कि क्या है, एक तरह का इफेक्ट है, यानी कि रोटेशनल इफेक्ट होता है किसी बॉडी का, क्या किसी भी एक्सिस के अलोंग, तो उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या जनरली पूछ रहा है तो याद रखना है, सिंपल बोलना है, क्या एक तरह का इफेक्ट है, यानी कि क्या है, द रोटेशनल इफेक्ट है, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी, यानी फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट ऑन अ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशंस, यानी किस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, माने एक्सिस है, इसके अलावा अगर रोटेट कर रहा है तो ये क्या होगा, ये फोर्स के जो इफेक्ट होगा उसी का बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अगर आप क्या लिखना चाहते हैं, अगर इसको मेजर्ड कैसे करें, लिखा मोमेंट ऑफ फोर्स इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशंस, यानी कि कोई एक्सिस है, इसके अलावा अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, माना ये बॉडी है, रोटेट कर रहा है, तो इसका क्या होना चाहिए, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो फोर्स लग रहा है उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, साथ में क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन उससे क्या है, उसका डिस्टेंस कितना है, उसको मल्टीपल करेंगे तो मिलेगा क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स वाला लिखा हुआ है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, यानी कि जिस आर्म के अलावा क्या कर रहा है, मोमेंट कर रहा है, तो उसके लिए मोमेंट आर्म। ये क्या, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि क्या है, डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, एंड इट इज क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, न्यूटन होगा फोर्स के लिए, एंड मोमेंट ऑफ आर्म यानी कि ये क्या होगा, लेंथ होगा, तो ये मीटर के लिए न्यूटन मीटर होगा, याद रखना। नेक्स्ट पढ़ेंगे लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट थ्रू विच ऑल द एंटायर वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिंपल क्या है, एक सेंटर है, यानी एक पोजिशन या पॉइंट है, जहां पे किसी बॉडी का क्या आता है, वेट होता है, वहीं पर एक्ट करता है, यानी कि वहीं पर, जैसे कि मेरा हैंड है, लेग फुट है, लेकिन ऐसा नहीं कि अलग अलग सबका वेट हम लोग नहीं, एक जगह क्या होगा, एक्ट होगा, वेट होगा जो एक ही जगह एक्ट होगा, किसी एक पॉइंट पे एक्ट होगा, तो उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज दैट पॉइंट थ्रू द इंटायर वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स, जहां पे क्या होता है, इंटायर बॉडी का वेट क्या होता है, एक्ट करता है। यहाँ पे लिखा द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विथ द क्या, चेंज इन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब होता है शेप साइज वगैरह चेंज कर रहे हैं, साइज नहीं मतलब शेप चेंज कर रहे हैं, ओरिएंटेशन मतलब कैसे उसको रख रहे हैं, और द बॉडी इन स्पेस, अगर स्पेस में कोई बॉडी है, ठीक है,
स्पेस यानी कि समझ रहे हैं, स्पेस में कॉरियो इसका क्या ओरिएंटेशन चेंज कर दे रहा है, यानी कि उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दे रहा है, फिर भी क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, सेम रहेगा। ओरिएंटेशन में जैसे भी उसको रखें उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, फिक्स रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है क्या, संतुलन करना होता है जनरली। लिखा हुआ इफ द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज अ जीरो देन द बॉडी इज सेड टू बी क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, जितना ये फोर्स लग रहा है उसको जीरो कर देना, सिंपल सी बात है। किसी बॉडी पे क्या लिखा होता है, रिजल्टेंट ऑफ द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज द जीरो। रिजल्टेंट यानी कि जो लगा रहे हैं, माना कि कोई ये क्या है, बॉडी है, इसका कुछ वेट हुआ तो वेट क्या होगा, नीचे के फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अगर उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगा तो हम क्या करेंगे, जितना वेट है उतना ही क्या है, उतना ही मैग्नीट्यूड का क्या लगाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे ऊपर की ओर। तो क्या आ जाएगा, ये बॉडी जो हो जाएगा किस कंडीशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि संतुलन, यानी कि एकदम संतुलित हो गया, तो इसी को बोलेंगे इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। याद रखना सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, वेट जो होगा क्या नीचे की ओर होगा, और हम लोग फोर्स जो अप्लाई करेंगे अपवर्ड लगाएंगे, ठीक है। अब याद रखना इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, फर्स्ट होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में तो उसके लिए अलग इक्विलिब्रियम होगा, और डायनामिक मतलब होता है कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम फॉलो होगा, तो उसे बोलेंगे डायनामिक। स्टैटिक और रेस्ट कंडीशन के लिए, अगर बॉडी का रेस्ट में है तो उसके लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एंड डायनामिक जो होगा इनफॉर्म मोशन में रहेगा तो उसके लिए डायनामिक इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का टाइप पढ़ेंगे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का टाइप नहीं बल्कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैटिक में आता है तीन तरह का इक्विलिब्रियम आता है, पहला आता है स्टेबल, सेकंड इज अनस्टेबल, एंड थर्ड इज न्यूट्रल। स्टेबल में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हो इफ एन अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशंस बॉडी हैज टेंडेंसी टू रीअगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन इट इज सेड टू बी स्टेबल। यानी कोई बॉडी है, माना कि बॉडी है, ठीक है, और इसको स्लाइडली कर डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस माना कि इधर लेगा, ठीक है, यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है, तो ये वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा जैसे जिस कंडीशन में पहले होता, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये देखिए क्या है, कर्व टाइप का शेप है, इसको जैसे मूव करेंगे, इसको ऐसे हिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको सीधा करेंगे, ठीक है, ठीक है, सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा करेंगे माना कि तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पढ़ते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे लिखा इफ एंड, इससे क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा अनस्टेबल, इफ बोलेगा क्या, इफ on a slight displacement from the equilibrium positions a body moves in the direction of the क्या displacement, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेंगे उस डायरेक्शन क्या मूव कर जाएगा, and does not regain its original position, और वापस इस पोजीशन में नहीं आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ बॉडी, ठीक है, बॉडी एक कर्व टाइप की कोई सरफेस पे बॉडी है, ठीक है, माना कि इधर चला गया तो वापस से नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये वापस ऊपर नहीं जा पाएगा, तो इसको बोले अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि जिस पोजीशन में पहले था उस पोजीशन में वापस नहीं आ सकता, हल्का भी उसको मूव कर दिए तो इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों में अंतर ये वापस आ जाएगा और ये वापस नहीं आएगा। एक चीज आपको ध्यान रखना, यहाँ लिखा हुआ था सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज एट द हाईएस्ट पोजीशन। अगर अनस्टेबल है तो क्या होगा, हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, और लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, लोएस्ट पोजीशन पे रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद रखना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल में थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें अनस्टेबल और न्यूट्रल में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन ध्यान देना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। ये लिखा इफ एन slight displacement from equilibrium positions a body has no tendency to come back to its original positions or moves in the direction of the क्या displacement। इसमें क्या कर रहे हैं कि वापस तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, और इस साथ में मूव कर जाएगा, जिस डायरेक्शन में उसको क्या डिस्प्लेस में उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और वो क्या होगा, खुद का एक नया इक्विलिब्रियम बना लेगा, याद रखना है, यानी कि फिर से इक्विलिब्राइज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। यानी कि माना कि एक बॉडी है, ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे इसको अगर यहाँ से मूव करके यहाँ कर दिए तो भी क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी कि ये क्या होगा, फिक्स्ड हो गया, वापस नहीं आया, लेकिन क्या फिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही है। ऐसा नहीं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, चेंज होगा, जहां पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे चेंज रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे न्यूट्रल। फिर से ध्यान देखिए, इफ एंड स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ बॉडी हैज नो टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द क्या डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो पॉइंट आपको याद देना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन एट द सेम हाइट, जहां पे पहले था उसी कंडीशन में बाद में रहेगा। स्टेबल में क्या था, स्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, स्लाइटली नीचे होगा, अनस्टेबल में क्या होगा, सबसे पीक पे होगा, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, और न्यूट्रल में जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में, जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहीं पर रहेगा, चेंज नहीं करेगा। आपको ये पूछा जाएगा जनरली कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन का कंडीशन बताइए। इसका पहला कंडीशन होता है द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड बी एट द मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट पहले बार बता चुके हैं, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मिनिमम हाइट पे होना चाहिए बॉडी है,
माना ये बॉडी है तो क्या होना चाहिए, मिनिमम हाइट पे होना चाहिए, नीचे की ओर होना चाहिए, जनरली ये बोला जा रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिनिमम हाइट पे होना चाहिए, माना ये बॉडी है, माना ये बॉडी है, ठीक है, तो मिनिमम हाइट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना है। सेकंड क्वेश्चन मतलब वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड पासिस थ्रू द बेस ऑफ बॉडी, ठीक है, माना ये पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, यहाँ से अगर वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये हमको कंफर्म होना चाहिए वर्टिकल लाइन हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, बेस बॉडी है, ये माना एक बॉडी है, बॉडी के बेस से पास होना चाहिए, ये ना कि साइड से पास हो जाएगा, यह होगा बॉडी के बेस से जरूर फॉलो पास करना चाहिए, ये बोला है। दो कंडीशन, पहला है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड बी एट द मिनिमम हाइट, एंड सेकंड बोल रहा है द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड बी पासिंग थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।